हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम होमवर्क डिस्कस करेंगे आज। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस नहीं किया था हमने पहले, तो 32 बचा हुआ है। पहले 32 लेंगे। 32 के बाद में एक और बचा था बोर वाले पार्ट से। अच्छा, एक्चुअली 28 बचा है, 32, तो पहले 28 लेंगे देन 32 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? आयनेशन पोटेंशियल। अच्छा, आयनेशन पोटेंशियल और आयनेशन एनर्जी एक ही बात है। तो द आयनेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in ground state of hydrogen atom is 13.6. What would be the ionization potential for the electron in first excited? So basically आयनेशन एनर्जी जो है हमें दिया है इसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए दिया है। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी, देखो आयनेशन एनर्जी क्या दिया है हमें? आयनेशन एनर्जी दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था याद है? एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन एन स्क्वायर, यही बताया था। ओके, बताया था ही नहीं बताया था? तो जनरली जो आयनाइजेशन एनर्जी दी जाती है वो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए दी जाती है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमें दी हुई है 13 पॉइंट, लेकिन हमें निकालना है कौन से ऑर्बिट के लिए? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट। तो सेकंड ऑर्बिट, देखो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 13.6 लगेगा इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए। तो सेकंड ऑर्बिट से कितना एनर्जी लगेगा अगर हमें सेकंड ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक ले जाना है? तो इसके लिए वो देख लो ना यार, हमने जो बनाया था उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। देखो आयनेशन एनर्जी जो है वो हमें कितना दिया हुआ है? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 13.6 दिया है ना। तो दिस इज एन इज इक्वल टू 1, दिस इज एन इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड ये हो गया हमारे पास एन इज इक्वल टू। तो ये जो एनर्जी दिया है, ये एनर्जी कितना है? दिस इज 13.6। और ये 13.6 क्या है? बिकॉज इधर एनर्जी जो है इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 है, और फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो है -13.6। क्लियर है? सो ऑब्वियसली दिस एनर्जी इज फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आयन, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आयनेशन एनर्जी क्या हो? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो इसका हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए दिया हुआ है, दिस इज ग्राउंड स्टेट। वो बोल रहा है कि सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा यार? सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और इन्फिनिटी तक लेके जाना है, तो कितना एनर्जी लग रहा है? तो इन्फिनिटी पर एनर्जी 0, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी कितना है भाई? इधर है -3.4, याद है कि नहीं है? सेकंड ऑर्बिट में कितना एनर्जी है? -3.4 होता है ना। तो इधर कितना एनर्जी लगेगा बताओ? अगर मुझे यहाँ से इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन लेके जाना है तो कितना एनर्जी लगेगा?
3.4 लगेगा ही नहीं लगेगा? ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी फॉर सेकेंड टर्म। क्लियर है? या फर्स्ट एक्साइटेड? ग्राउंड स्टेट के लिए 13.6 आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर हमें सेकंड ऑर्बिट से लेके जाना है तो कितना एनर्जी लगेगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 32। तीसरा अदर मेथड तो ये है कि अपने पास देखो, दूसरा मेथड क्या है कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितना है? फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी हम निकालेंगे आयनेशन एनर्जी अपॉन एन स्क्वायर के थ्रू। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी आ गया। अब अगर हमें सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा? -13.6। ठीक है, आयनेशन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट का आयनेशन एनर्जी होती है जो फॉर्मूला हमने लिखा है, डिवाइड बाय एन स्क्वायर। एन स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? -3.4। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 ऐसे आ रही है। अब हमें इन्फिनिटी पर अगर लेके जाना है, सेकंड ऑर्बिट से कहाँ पर लेके जाना है? इन्फिनिटी पर। तो सेकंड टू इन्फिनिटी पर लेके जाना है तो कितना एनर्जी डिफरेंस होगा? यहाँ पर -3.4, यहाँ पर एनर्जी 0, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला ये था ना, एनर्जी इज इक्वल टू आयनेशन एनर्जी बाय एन स्क्वायर। तो इसमें जो आयनेशन एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट वाली आयनेशन एनर्जी, तो इस 13.6 है तो डिवाइड बाय एन स्क्वायर से हमें किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट का -3.4 निकाल सकते हैं। तो सेकंड ऑर्बिट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? ऑब्वियसली 3.4 लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। If the same energy supplied to electron in ground state of hydrogen as well as helium positive electron, electron jumps to fifth main cell in hydrogen, then final orbit of electron in He positive। ठीक है, तो जितना हम एनर्जी हाइड्रोजन को दे रहे हैं उतना ही एनर्जी हीलियम पॉजिटिव को दे रहे हैं। हाइड्रोजन को वो एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन 30 यार, वृष्टि लास्ट लेक्चर में, लास्ट आउट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था 30। लास्ट आउट लेक्चर में 28 एंड 32 डिस्कस नहीं किया था, वही डिस्कस कर रहे हैं। तो हाँ, तो जितना एनर्जी हम हाइड्रोजन को दे रहे हैं उतना ही एनर्जी हीलियम पॉजिटिव को दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन को वो एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में चला गया, तो हीलियम पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा ये हमें निकाल। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि कितना एनर्जी हमने दिया। तो हाइड्रोजन का पहले एनर्जी कितना था? फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, तो पहले एनर्जी था उसका -13.6, फिर हमने मान लो उसको ई एनर्जी दिया। अब इतना एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? फिफ्थ ऑर्बिट में। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना एनर्जी दिया। कितना आएगा ये? E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये -13.6 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +13.6 -13.6
इंटू 1/25। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 13.6 कॉमन ले लिया, दिस इज 1 माइनस 1/25, हम बोल सकते हैं 13.6 इंटू 24/25। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना एनर्जी, मतलब हम देख सकते हैं कि हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजन का कितना एनर्जी आ रहा है, ये आ रहा है 13.056 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इतना ही एनर्जी हम हीलियम पॉजिटिव को भी दे रहे हैं, इतना ही एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, हीलियम पॉजिटिव को भी दे रहे हैं, बट दिस एनर्जी इज नॉट अप्रोप्रिएट एनर्जी फॉर हीलियम पॉजिटिव। हीलियम पॉजिटिव का फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस क्या है यार, फॉर हीलियम पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन के लिए क्या होता था 10.2 होता था ना, इसके लिए क्या होगा मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, तो कितना है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस, 10.2 इंटू जेड स्क्वायर मतलब 4, तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यार हीलियम पॉजिटिव का फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस। लेकिन हम हीलियम पॉजिटिव को कितना दे रहे हैं, वी आर गिविंग जस्ट 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑब्वियसली दिस एनर्जी इज नॉट अप्रोप्रिएट एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन remains in first orbit because given energy is not appropriate। याद है हमने क्या बोला था कि अप्रोप्रिएट एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, तो यार अगर फर्स्ट ऑर्बिट से मुझे सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेजना है ना, तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, फर्स्ट से सेकंड में भेजने के लिए 40.8 चाहिए, बट हम तो उससे भी कम दे रहे हैं देखो। ओके, वी आर गिविंग जस्ट 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि हम इतना दे रहे हैं, क्योंकि हम कितना, हम दोनों को हाइड्रोजन और हीलियम पॉजिटिव को सेम एनर्जी दे रहे हैं। ओके, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फिफ्थ ऑर्बिट में चला गया, तो उसको यूज करके हमने निकाला कि यार हमने कितना एनर्जी दिया हाइड्रोजन को, तो उतना ही एनर्जी हम हीलियम पॉजिटिव को भी दे रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हमने 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो हीलियम को भी हम 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि यार ये एनर्जी तो अप्रोप्रिएट है ही नहीं, हीलियम पॉजिटिव में तो फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में भेजने के लिए 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, सो 32 में क्या आ जाएगा आंसर, 32 में बी आंसर आ जाएगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा। हम आगे चलते हैं। 37, तो 37 में क्या है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 लेवल रिजल्ट इन, तो ये यार हमें पता है कि कौन सा सीरीज है, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1, कौन सा सीरीज हुआ, लाइमन सीरीज हुआ ना, और लाइमन सीरीज कौन से रीजन में होता है, हाइड्रोजन के लिए अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए कौन सा रीजन होता है, ये अल्ट्रा वायलेट होता है, तो यस। तो यस देखो जल्दी, नाउ 38 हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया है। 39, find the value of wave number in terms of Rydberg constant when transition of electron takes place between
two levels of helium positive ion was sum is 4 and difference is 2। तो देखो हमारे पास N1 प्लस N2 जो है वो दिया है 4 एंड इसके अलावा डिफरेंस मतलब हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट ही करेंगे डिफरेंस के लिए। सो N2 माइनस N1 जो है वो कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का ऐड कर देंगे तो 2N1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो N1 आ गया 3, इसके अलावा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो N2 आ जाएगा, और सॉरी उल्टा कर दिया, ऐड करने पर N1 N1 कैंसिल आउट होगा। सो N2 आ गया हमारे पास 6, 2 6 आ गया, तो N2 क्या आ गया, N2 आ गया 3 एंड N1 क्या आ गया, N1 आ जाएगा 1। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है हीलियम पॉजिटिव के लिए। तो वेव नंबर मतलब वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार ना, मतलब 1/λ। तो ये क्या होगा, R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो क्या आएगा, R इंटू जेड स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू 1/N1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 32R/9। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्लास में ना, 40 डिस्कस हो चुका है ना। अब 41, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन इन पास्शियन सीरीज ऑफ Li2 पॉजिटिव। शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, लास्ट लाइन की होती है ना। तो N2 जो है वो क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। ओके, और लाइमन बामर पास्शियन, लाइमन बामर पास्शियन मतलब लोअर ऑर्बिट क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, तो इंफिनिटी से 3 का हमें लैम्बडा निकालना है। तो 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर मतलब इंफिनिटी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 1/इंफिनिटी स्क्वायर हो गया 0। तो देखो यहाँ पर कैंसिल आउट होके R ही आएगा पूरा, बिकॉज 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज 1/R। नाउ नेक्स्ट भी शॉर्टेस्ट क्या ही है, क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन लाइमन। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट किसका होता है, शॉर्टेस्ट होता है लास्ट लाइन का, और लॉन्गेस्ट किसका होता है, फर्स्ट लाइन का। तो फर्स्ट लाइन के लिए अब देखो लाइमन सीरीज है ना, लाइमन सीरीज है तो लोअर ऑर्बिट क्या हो गया, लोअर ऑर्बिट हो गया 1 एंड हायर ऑर्बिट क्या हो गया, फर्स्ट लाइन की बात हो रही है, तो फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी, 2 से 1 में ही आएगी लाइमन के लिए। नाउ ठीक है, तो ये होती है फर्स्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, फर्स्ट लाइन, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, लास्ट लाइन का। ठीक है, दैट्स यहाँ पर N2 इंफिनिटी। हाँ, सो 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर। तो किसका दिया है, Li2 पॉजिटिव का है, सॉरी हीलियम पॉजिटिव का है। तो हीलियम पॉजिटिव के लिए क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 1/N1 स्क्वायर। तो 1/N1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1/N2 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4R इंटू 3/4 दैट इज 3R। तो लैम्बडा क्या आ जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा 1/3R।
क्लियर है सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर 43. An excited state of hydrogen atom emits a photon of wavelength lambda and returns to the ground state. The principal quantum number of excited state is given by. Principal quantum number मतलब orbit. Okay. इसका मतलब क्या होता है? ऑर्बिट नंबर. तो जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया वो ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर निकालना. ओके. तो मान लो n2 जो है वो n आ गया. nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है और कहां पर आ रहा है वो? ग्राउंड स्टेट में आ रहा है. तो लोअर ऑर्बिट क्या हो गया? 1 हो. ठीक है. तो nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो लैम्बडा वेवलेंथ दे रहा है. उसका वेवलेंथ क्या है? लैम्बडा. तो हमें क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालनी. ओके. तो 1/λ इज इक्वल टू r. हाइड्रोजन की बात हो रही है तो z स्क्वायर इज 1 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. तो ये क्या आ गया? दिस इज r इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर. या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू r माइनस, नहीं r को नीचे ले लेते हैं. तो यस ऐसे लिख देते हैं 1/λ r इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर. 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 1/λ r और 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा r माइनस 1/λ r. n स्क्वायर यहाँ से हो गया लैम्बडा r अपॉन लैम्बडा r माइनस 1. n क्या आ गया? n आ गया रूट ऑफ लैम्बडा r अपॉन लैम्बडा r माइनस. ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाएगा. कौन सा करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. ग्रीवा एक्साइटेड स्टेट है बट एक्साइटेड स्टेट में भी तो n का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा ना. उन्होंने ये थोड़ी बोला है कि ये जैसे मान लो कोई बोलता है कि यार ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है. तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो ऑर्बिट नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. ठीक है. तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा नंबर थोड़ी बताया कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट. उन्होंने जस्ट क्या बोला? एक्साइटेड स्टेट है. तो अगर n इज इक्वल टू तुम 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो. अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो n हमारे पास क्या है? n हमारे पास मान लो 4 है. n 4 है तो ये भी तो एक्साइटेड स्टेट ही है ना. ऑब्वियसली मतलब इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं है. समझ आया? एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं है. अब ये थोड़ी बोला है कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट है. ओके. तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? वो ऑर्बिट नंबर निकालना है जिसमें इलेक्ट्रॉन है. तो ऑर्बिट नंबर हमने ऑलरेडी n ही ले लिया ना. ऑर्बिट नंबर को हमने क्या ले लिया? n ले लिया. हमने एक्साइटेड स्टेट लिया ही नहीं ना, हमने तो ऑर्बिट नंबर लिया. अगर मैं यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट को n लेता कि यार एक्साइटेड स्टेट n है. ठीक है. अगर एक्साइटेड स्टेट का नंबर क्या लेता? n लेता. फिर मैं ऑर्बिट नंबर को n+1 लेता. बट मैंने एक्साइटेड स्टेट n नहीं लिया, मैंने ऑर्बिट नंबर ही n. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 44. A dye absorbs a photon of wavelength lambda and re-emits the same energy into two photons of wavelength lambda 1 and lambda 2. तो हमारे पास जो एब्जॉर्ब किया वो लैम्बडा वेवलेंथ थी और जो एमिट कर रहा है वो दो फोटोन एमिट कर रहा है, लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2. तो ऑब्वियसली इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा. तो दिस E इसके करस्पॉन्डिंग E1, इसके करस्पॉन्डिंग E2.
तो E इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, E1 प्लस E2 आना चाहिए. व्हाट इज E? E is hc by lambda. E1 is hc by lambda 1 and E2 is hc by lambda 2. तो यहाँ से hc से hc कैंसिल आउट हो गया. ओके, so it is 1 by lambda is equal to 1 by lambda 1 plus 1 by lambda 2. तो ये हो जाएगा 1 by lambda is equal to lambda 1 plus lambda 2 by lambda 1 lambda 2. तो lambda क्या आया? It is lambda 1 into lambda 2 divided by lambda 1 plus lambda 2. Okay, so this was question number 44. Now question number 45. One electronic transition in a hydrogen atom starting from n is equal to 7 will produce infrared light of wavelength 2170. तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हें क्या N2 की वैल्यू दी हुई है, N2 7 है और N1 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है. N1 को मान लो हम N ले लें. ठीक है, तो लैम्बडा जो है उसका वैल्यू भी दिया है. लैम्बडा कितना दिया है? लैम्बडा इज 2170 नैनोमीटर. हम बोल सकते 2170 इंटू 10⁻⁻⁹. ठीक है, तो हमें यहाँ पर लैम्बडा जो है उसका वैल्यू दिया है और N1 का वैल्यू निकाल. ओके, सो देखो 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू R. हाइड्रोजन है तो एज इट इज रहने देंगे. 1/N1 स्क्वायर मतलब N स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर मतलब 49 या 7 स्क्वायर. नाउ 1 बाई लैम्बडा मतलब 1/2170 into 10⁻⁻⁹ is equal to 1.1 into 10⁻⁷ into 1/N square minus 1/49. तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो इट इज 1/2170 into 10⁻⁻⁹ के साथ साथ 1.1 into 10⁻⁷. then is equal to 1/N square minus 1/49. तो क्या आ जाएगा? यहाँ से हमें N निकालना है. तो ये हमारे पास आएगा 1/N स्क्वायर इज इक्वल टू 1/23.87 प्लस 1/49. तो N स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आएगी 23.87 इंटू 49 डिवाइड बाय 23.87 प्लस 49. ऐसा कुछ आ जाएगा. तो N स्क्वायर की वैल्यू 16 आ रही है. N स्क्वायर कितना आ रहा है? 16. तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. ओके, N स्क्वायर 16 आ जाएगा यहाँ से, तो N की वैल्यू आ जाएगी 4.
मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया, इलेक्ट्रॉन किस से किस ऑर्बिट में आएगा, 7 से 4 में आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So a hydrogen atom sample, in ground state is excited by monochromatic radiation of wavelength lambda angstrom। तो हमारे पास मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 से किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को भेजा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट से कहां पर भेजा, कोई तो nth ऑर्बिट है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को भेजा। तो ये जो हमारे पास लैम्बडा था, ये लैम्बडा कितना आया, इट इज लैम्बडा एंगस्ट्रॉम। ओके, इसका वेवलेंथ है लैम्बडा एंगस्ट्रॉम। तो वापस जब रिटर्न आ रहा है, ठीक है, मैंने क्या बताया, देखो जाते टाइम तो एक ही हमारे पास वेवलेंथ होती है एब्जॉर्ब, ठीक है, लेकिन रिटर्न आते टाइम अब देखो वो स्टेप वाइज आ सकता है। फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जब वो जाएगा तो डायरेक्ट जाएगा, ठीक है, लेकिन जब वो रिटर्न आएगा तो स्टेप वाइज आ सकता है। तो उसकी वजह से कितने लाइन्स आ रहे हैं, 15 लाइन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स का, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, यही था ना। तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू क्या आ गया, 15 आ गया। तो n इंटू एन माइनस वन कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ से जब हम n निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया था, फर्स्ट ऑर्बिट से सिक्स ऑर्बिट में गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट और सिक्स ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग लैम्बडा क्या है यार, वही हमें निकालना। तो 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन की बात हो रही है, आर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, तो 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 36। तो ये क्या आ गया, 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 35/36। तो लैम्बडा क्या आएगा, इट इज 36 डिवाइड बाय 35 इंटू 1.1 एंड ऊपर हो गया हमारे पास 10⁻⁻⁷। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.935 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। एंगस्ट्रॉम में हमें निकालना है तो 10⁻+10 कर देंगे, तो 935 एंगस्ट्रॉम आ गया। ऑब्वियसली हमने अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर किया है, दैट्स व्हाई एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो कौन सा होगा, ऑब्वियसली ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ये आर की वैल्यू क्या ली है, 1.1 इंटू 10⁻⁷ ली है। ये क्या होती थी, 109678 वाली होती थी, याद है। इसलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता, बट कैलकुलेशन के लिए हमने क्या लिया है, ये वाला वैल्यू लिया, तो आसपास वाली वैल्यू आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 937.3 हो जाएगा ए वाला।
Now question number 47. The emission spectrum are observed by the consequences of transition of electron from higher level to ground state in Li2 positives. 6 different lines of photons are observed. तो यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन दिया है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कितना लाइन दिया है हमें? 6 दिया है. 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स, मतलब 6 लाइन्स दिखाई देंगे. देखो जल्दी. या सो हमें मैक्सिमम लाइन कितने दिखाई देंगे? 6 दिखाई देंगे. और वो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2 positive? कि कौन से एक्साइटेड स्टेट में है? तो पहले हम ऑर्बिट नंबर निकालेंगे. यहाँ पर देखो एक्साइटेड स्टेट पूछा है कि एक्साइटेड स्टेट का नंबर क्या है, तो पहले ऑर्बिट नंबर निकालेंगे. तो इट इज n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 12. तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियसली n यहाँ से आ रहा है 4, है ना, बिकॉज 4 इंटू 3 इज 12. तो n की वैल्यू आ गई 4. तो फोर्थ ऑर्बिट में है, तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट हुआ यार? ऑर्बिट अगर फोर्थ है तो एक्साइटेड स्टेट कौन सा हुआ? थर्ड एक्साइटेड स्टेट हुआ ना. यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट पूछा है, ऑर्बिट नंबर नहीं पूछा. ओके, व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2 positive? तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगा. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 48. If λ1, λ2 and λ3 is the wavelength of photon corresponding to first, second Lyman series and first Balmer series, then which of the following is correct? Okay, so this is n is equal to 1, this is n is equal to 2, this is n is equal to 3. So λ1 wavelength है फर्स्ट लाइन ऑफ Lyman. तो फर्स्ट लाइन ऑफ Lyman आता है आपके पास 2 से 1, इसका λ1 है. λ2 है सेकंड लाइन ऑफ Lyman, तो वो आता है 3 से 1, तो उसका है λ2. इसके अलावा λ3 है फर्स्ट लाइन ऑफ Balmer. तो फर्स्ट लाइन ऑफ Balmer आता है 3 से 2. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है भाई इन तीनों में रिलेशन. अब देखो, ये एनर्जी डिफरेंस प्लस ये एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू ये एनर्जी डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इसका एनर्जी ले लेता हूँ E1, इसका एनर्जी ले लेता हूँ E2 और इसका एनर्जी ले लेता हूँ E3, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ का कुछ एनर्जी ले लेता हूँ. जैसे चलो फिर लिख लेते इसको. इसका मान लो E1 है, इसका मान लो E2 है और इसका मान लो E3 है. ठीक है, तो हमें पता है यार कि E1 प्लस E3 इज इक्वल टू E2 होगा कि नहीं होगा? इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी इज इक्वल टू इसका एनर्जी, क्योंकि इसका एनर्जी मतलब एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट. तो ये इसका एनर्जी मिल गया मतलब सेकंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस मिला. इसका एनर्जी मिला मतलब सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस मिला. एंड इसका एनर्जी क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड का एनर्जी डिफरेंस. तो फर्स्ट एंड थर्ड का एनर्जी डिफरेंस ऑब्वियसली सेकंड एंड थर्ड का एनर्जी डिफरेंस प्लस सेकंड एंड वन का एनर्जी डिफरेंस. ओके, सो इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? इसका एनर्जी होगा. तो E1 मतलब Hc बाय λ1, E2 मतलब Hc बाय λ3 एंड सॉरी E3 इज Hc बाय λ3 एंड E2 इज Hc बाय λ2. तो Hc से Hc कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया? 1 बाय λ2 इज इक्वल टू 1 बाय λ1 प्लस 1 बाय λ3. और यहाँ से λ2 क्या हो जाएगा? इट इज λ1 इंटू λ3 डिवाइड बाय λ1 प्लस λ3. So this is question number 48.
Now question number 49. If the shortest wavelength of hydrogen atom in Lyman series is X. Shortest wavelength मतलब shortest कौन सी होती है? लास्ट लाइन ना? तो लाइमन सीरीज में लास्ट लाइन कहाँ से आएगी यार? ऑब्वियसली इन्फिनिटी से ही आएगी, किसी भी सीरीज में देख लो। तो N2 हो गया इन्फिनिटी, और लाइमन है तो N1 की वैल्यू क्या हो गई? N1 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू R इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N2 स्क्वायर इज इन्फिनिटी, तो हमारे पास R आ गया। ओके, सो R बेसिकली क्या हो गया? एक तरह से 1/x। नाउ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो कौन सी होती है? फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ। और कौन सी सीरीज की निकालनी है? बामर सीरीज की निकालनी है। तो N1 हो गया हमारे पास 2, और N2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, तो 1/लैम्बडा इज इक्वल टू R इंटू, अब देखो हीलियम पॉजिटिव में निकालनी है तो 2 स्क्वायर करेंगे इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सो R की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चलती है, 1/x हो गई। तो 1/x इंटू 2 स्क्वायर इज 4, एंड ये कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 5/36। तो दिस इज नथिंग बट 5/9x। सो लैम्बडा क्या आ जाएगा? लैम्बडा आ जाएगा 9x/5। ओके, तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगी हीलियम पॉजिटिव में बामर सीरीज। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी जो है वो सेम। देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा? तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी सेम है, तो देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता था? ग्रेटर इक्वल टू h/4π। ऑब्वियसली दोनों को सेम ले सकते हैं, है ना? तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू h/4π। तो डेल्टा पी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू h/4π। यहाँ से डेल्टा पी क्या आ गया? ऑब्वियसली ग्रेटर इक्वल टू रूट ऑफ h/4π। ग्रेटर देन और इक्वल टू तो इक्वल भी ले ही सकते हैं, सही। तो ये हमारे पास डेल्टा पी आया ना। हमें डेल्टा पी नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा वी। तो डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम एन डेल्टा वी भी लिख सकते हैं ना। एम डेल्टा वी क्या आ गया? रूट ऑफ h/4π आ गया। तो यहाँ से डेल्टा वी क्या आ जाएगा? डेल्टा वी आ जाएगा 1/m इंटू रूट ऑफ h/4π। ओके, तो कौन सा होगा? यस, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यही है ना? ये 4 को कहाँ लिया है? बाहर ले लिया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
Okay, now question number 51. Wavelength associated with Virar fast local having mass 100 into 10 raised to 3 kg. तो मास हमें कितना दिया है? इस 10 raised to 5 kg. स्पीड ऑफ, तो वेलोसिटी दिया हमें 23.56 किलोमीटर पर आवर. हमें निकालना है लैम्डा. तो सबसे पहले तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी को. सो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. नाउ लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. ओके, सो h इज 6.62 into 10 raised to -34 divided by mass is 10 raised to 5 और ये आ गया हमारे पास 23.56 into 5/18 ऊपर चला गया. तो ये कितना आएगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 इंटू, ऑब्वियसली मीटर में है, इंटू 18 इंटू 10 raised to power -29 डिवाइड बाय 23.56 इंटू 5. तो ये मीटर में आएगा वैल्यू. ठीक है. तो ये आएगा हमारे पास 10 raised to power -29 मीटर. नाउ एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो सॉरी, रॉन्ग मिस्टेक किया ना हमने. ये एक्चुअली ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -39 हो जाएगा, है ना. या सो इट इज -39. तो 10 raised to power -39 मीटर. तो एंगस्ट्रॉम में क्या हो गया? 10 raised to power -29 एंगस्ट्रॉम हो गया. ठीक है. तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. Okay, now next question. Question number 52. If E1, E2, E3 are kinetic energy of electron, alpha particle and proton having same wavelength, तो लैम्डा देखो क्या होता है in terms of kinetic energy. क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m के. याद है क्या? अब यहाँ पर ये हमारे पास लैम्डा था. अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो E1, E2, E3 दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि लैम्डा सेम. तो यार लैम्डा सेम है तो इसका मतलब क्या है कि m इंटू के जो है वो भी सेम होगा. ओके, तो m इंटू के सेम होगा, तो जिसका m ज्यादा होगा उसका k कम होगा कि नहीं होगा? बिकॉज m इंटू के की वैल्यू सेम आ रही है. तो m किसका ज्यादा है भाई? m देखो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम, उससे ज्यादा प्रोटॉन का, और सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का m है. तो एनर्जी की बात करेंगे या काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या होगा? उल्टा, मतलब इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, फिर उससे कम प्रोटॉन का, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल. ओके, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर?
इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या दिया यार, इलेक्ट्रॉन का E1 दिया है, तो सबसे ज्यादा हो गया E1। देन प्रोटॉन का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या दिया है, प्रोटॉन का दिया है E3, तो E3 आ गया। एंड अल्फा पार्टिकल का दिया है E2। तो हमारे पास ये ऑर्डर, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू सेम है, मतलब m इंटू के सेम सेम आना चाहिए। तो m इंटू के सेम कब होगा, ऑब्वियसली जितना ज्यादा मास होगा उतना ही कम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना, क्योंकि m इंटू के को क्या आना है, सेम आना। जिसका मास ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम है। तीनों का मास डिफरेंट है ना, तो तीनों का काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा। बट m इंटू के सेम तभी आ सकता है जब ज्यादा मास वाले का काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। If the radius of first Bohr orbit of hydrogen is x, then the de Broglie wavelength of electron in third orbit। देखो फर्स्ट ऑर्बिट का हमें रेडियस दिया है, और थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है इसका वेवलेंथ निकालना है ना। देखो 2πr इज इक्वल टू क्या होता था, एन लैम्बडा था ना। ओके, तो यहाँ से लैम्बडा क्या हो जाएगा, इट इज 2πr अपॉन एन। नाउ आर की वैल्यू क्या होगी यार थर्ड ऑर्बिट में, तो देखो हमें पता है कि आर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, था कि नहीं था। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आर की वैल्यू, मतलब हमारे पास क्या है, एक्स है, थर्ड ऑर्बिट में आर की वैल्यू क्या होगी, 9x होगी कि नहीं होगी। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आर की वैल्यू एक्स है तो थर्ड ऑर्बिट में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9x, बिकॉज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ओके, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा इज 2π इंटू 9x डिवाइड बाई एन, क्या हो गया, एन हो गया 3। तो कितना आ गया, दिस इज 6πx। 9x स्क्वायर नहीं भाई यार, 9x, 9x स्क्वायर कैसे, 9x होगी ना, एन का स्क्वायर होता है, रेडियस का थोड़ी स्क्वायर होता है। रेडियस का स्क्वायर नहीं है, एन का स्क्वायर। तो एन यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया ना, तो 3 का स्क्वायर।
Okay, now next question. So question number 54, a ball of mass 200 gram is moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड. डेल्टा वी हमें दिया है, डेल्टा एक्स निकालना है. तो मास कितना है? 200 ग्राम. ऑब्वियसली इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 केजी आ गया. इसके अलावा वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड. एंड डेल्टा एक्स कितना दिया है, सॉरी डेल्टा वी कितना दिया है? इट इज गिवन एज 0.1%. अच्छा, 0.1% ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो 0.1% ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? 0.1 डिवाइड बाय 100 इंटू 10. कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 0.01 होगा क्या? है ना, 0.01 हो जाएगा. तो 0.01 मीटर पर सेकेंड हो गया डेल्टा वी. डेल्टा एक्स निकालना है. तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम. यही है ना? तो यहाँ से डेल्टा एक्स क्या आएगा? ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल साइन को इक्वली ले सकते हैं. तो एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी. दिस इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14. मास हो गया 0.2 एंड ये हो गया 0.01. तो अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं थोड़ा. ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, देन ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स. तो अपने पास ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंटू 10⁻⁻32 मीटर, या 2.5 इंटू 10⁻22 एंगस्ट्रॉम. अप्रोक्सीमेटली आंसर है. मतलब कौन सा हो जाएगा? अच्छा, एंगस्ट्रॉम में नहीं निकालना, मीटर में ही निकालना है ना. यस, मीटर में निकालना है. देन करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 55. If the uncertainty delta x in position is along x-axis, then uncertainty in momentum is measured along. याद रखना, अनसर्टेनिटी दोनों की सेम एक्सिस के अलॉन्ग ही मेजर की जाती है. ओके, तो अनसर्टेनिटी ऑफ बोथ आर मेजर्ड along सेम एक्स. तो अगर हम डेल्टा एक्स को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर कर रहे हैं तो डेल्टा पी या फिर डेल्टा वी जो है उसको भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करेंगे. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये हो जाए.
Now question number 56. When applied, the uncertainty principle has significance in the case of. Uncertainty principle किसके लिए होता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ना. तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन है भाई? मूविंग ट्रेन माइक्रोस्कोपिक है क्या? नहीं. स्पिनिंग क्रिकेट बॉल माइक्रोस्कोपिक है क्या? नहीं. बट ये तो दिख रहा है ना, मूविंग अल्फा पार्ट. ठीक है. तो अल्फा पार्टिकल जो है वो आ जाएगा. ओके. नहीं यार, 55 का एक्स एक्सेस ही होगा. दोनों जो है सेम के अलोंग ही मेजर किए जाता है. 55 में ए होगा. ठीक है. तो ये हमने डिस्कस कर लिया है. हाँ प्रियस बोलो. और किसी को कोई डाउट है क्या इसके अलावा? हाँ प्रियस बोलो, तुम्हें क्या डाउट है? प्रेयस वो तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया था ना यार. ग्रुप पे शेयर किया है ना. Yes, sir. I had a doubt. Like one question you are given: determine wavelength of electron revolving in first orbit of hydrogen. So my doubt was that you had also given us a formula of wavelength of electron, which is lambda equals to square root of 150 upon v. So can we use that formula? बट वो वी वेलोसिटी नहीं है, वहां पर वोल्टेज है, पोटेंशियल है वो. अच्छा. ओके. वो पोटेंशियल है वी. ठीक है. ओके सर. या. तो हमने वहां पर दूसरा फॉर्मूला यूज किया था, रूट ऑफ 150 बाय काइनेटिक हाँ. एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन. हाँ वो बिकॉज इलेक्ट्रॉन. बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना. ओके सर. फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी 13.6 होता है, तो वो सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आता है. ओके. पोटेंशियल हमें नहीं पता है, बट वी हाँ. नो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन. ओके सर. ठीक है. और किसी को कोई डाउट है? ओके. चलो देन हम लेक्चर एंड करते हैं. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे. ये रिकॉर्डिंग एंड नोट्स वगैरह हम शेयर कर देंगे. बाय, टेक केयर.